साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं कंसर्निंग सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी। आप सब यूजुअली पढ़ते भी हैं या कई बार आपको सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। अब आत्महत्या करने की दो कैटेगरी है, या तो वो एक मैरिड वुमेन है या वो कोई भी व्यक्ति जो है वो हो सकता है। अगर मैरिड वुमेन है और विदिन 7 ईयर ऑफ मैरिज है और ऐसे अलामत फ़ाइल पे है कि उसको लगातार हैरेस किया गया और इस तरह से हैरेस किया गया कि वो हर परिस्थिति में सुसाइड कमिट कर ले, तो वहाँ पर सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन लागू होता है। बट बेसिकली चीज़ ये है कि प्रिजम्पशन लागू करने से पहले प्रोसिक्यूशन को फाउंडेशनल फैक्ट्स भी साबित करने होंगे। अगर प्रोसिक्यूशन फाउंडेशनल फैक्ट्स को साबित नहीं कर पाता है तो किसी भी रूप में प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा और किसी भी रूप में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। जिस कारण आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसर्निंग सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, जहाँ पर मोड ऑफ डेथ जो है वो है सुसाइड। होमोसाइड नहीं है, सुसाइड है कि किसी व्यक्ति ने जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया और आप पर चार्ज है कि आपने उसको अबैट किया या प्रोवोक किया कि वो सुसाइड जो है वो कमिट कर ले। तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये कब कब लागू होगा, और ऐसा मामला जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है पति को। तो कुल मिला के मामला क्या है ये हम समझेंगे। एक एक चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, जिसमें एक क्रिमिनल अपील जो है ये फाइल करी है अपीलार्ड ने, जिसने चैलेंज किया है ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट, जिसने डिक्लाइन किया है टू एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। क्लियर है? फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम। ये तो हो गया केस नंबर 1। और दूसरा है क्रिमिनल अपील नंबर 902/2017, जो कि फाइल करी है बाय द कंप्लेनेंट अगेंस्ट द इम्प्यूट जजमेंट, जिसके द्वारा प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन किया गया है वाया अक्यूज नंबर 2 to 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में दोनों ही पक्ष बिफोर सुप्रीम कोर्ट खड़े हुए हैं। एक तो कहता है कि प्रोसीडिंग को जो है रद्द करो, क्योंकि रिमेनिंग अक्यूज के विरुद्ध भी प्रोसीडिंग को जो है रद्द किया गया है, और मेरा केस भी सेम सेट ऑफ फैक्ट पे है, तो बाय द रूल ऑफ पैरिटी आई हैव टू बी गिवन द बेनिफिट। और परिवादी कहता है कि इनिशियल स्टेज पर ये बेनिफिट देना गलत है, और जो अक्यूज नंबर 2 to 8 है इसको गलत रूप से डिस्चार्ज किया गया है, प्रोसीडिंग गलत रूप से क्वेश्चन की गई है। दैट्स वाई द रेमेडी इज टू बी ग्रैंड इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट। यहाँ पर जो अक्यूज है वो चार्जशीट हुआ है सेक्शन 417, 498 है, 306, 406 और 201 आईपीसी में। और इतना आसान केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग भी है, यहाँ पर क्रुएल्टी भी है, यहाँ पर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड भी है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑर्नामेंट या स्त्रीधन जिसको जो भी कहें हम वो भी है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण साक्ष्य को लोप करना ये भी है। जो अपीलेंट है इज़ नन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द डिकीज, कि जो माधवी है उसका ये हस्बैंड है अपीलेंट। और अक्यूज नंबर 2 और 3 जो है ये है फादर एंड मदर ऑफ द अपीलेंट, और अपीलेंट नंबर 4 जो है ये अंकल है अपीलेंट का, और अपीलेंट नंबर 5 जो है ये है कंसेंट वाइफ ऑफ अपीलेंट नंबर 4 या अक्यूज नंबर 4। और जो अक्यूज नंबर या अपीलेंट नंबर 6 और 7 है ये है रिलेटिव्स हु सोलेमनाइज द मैरिज बिटवीन अक्यूज नंबर 1 एंड माधवी, और अक्यूज नंबर 8 जो है ये ब्रदर है अपीलेंट का। तो कुल मिला के 8 व्यक्ति हमें क्लियर हुआ ये कौन कौन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्यूज नंबर 1 जो है हस्बैंड है, और अक्यूज नंबर 2 से 8 जो है ये मदर, फादर, ब्रदर या वो फ्रेंड जिन्होंने मैरिज कराई है, और इनके चाचा, ताऊ या उनकी वाइफ जो है इस कैटेगरी में जो है रखे गए हैं। मैरिज जो हुआ है वो हुई है 8/12/2022 को, और आफ्टर मैरिज ये आरोप है कि जो अपीलेंट और डिकीज्ड है वो चले गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और उसके बाद समय समय पर ये जो है इंडिया आते रहे। और जो ये माधवी है उसको लेकर एक स्पेसिफिक केस जो है यहाँ पर रखा गया कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, शी यूज टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम मिस्टर पी। इसको अपन मिस्टर पी जो है देख लेते हैं। मिस्टर पी जो है स्पेशलिस्ट है इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री, ही इज़ बेसिकली अ साइकेट्रिस्ट। एक दिन पहले इंसिडेंट से मीन्स 11/4/2009 को बोथ अक्यूज एंड डिकीज्ड, जो अक्यूज नंबर 1 अपीलेंट है और जो डिकीज्ड है ये इससे मिले थे, उसको कंसल्ट किया, और डिकीज जो है वो बीमार थी, और उसका कहना यह है अक्यूज का कि उसने उस समय 20 किलोग्राम वेट जो है वो लूज़ किया था, जिसको लेकर वो डिप्रेशन में थी। सेकेंड डे जो है उसकी डेथ हो गई एट द रेसिडेंट ऑफ डी फैक्टो कंप्लेनेंट, और इसके बाद इसका क्रीमिनेशन हुआ 13/4/2009 को। 6 दिन मौत के बाद में, 6 days आफ्टर द डेथ ऑफ डिकीज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लो। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझाने में आपको और ईजी रहेगा। द डी फैक्टो कंप्लेनेंट हु इज़ द फादर ऑफ डिकीज, जो उसका कंसर्न फादर है, इंसिडेंटली
फंक्शनिंग एज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गेव अ कंप्लेंट एज अफोर स्टेटेड अगेंस्ट द अपीलेंट एंड द अदर अक्यूज, कि जो इसकी मौत हो गई तो उस सिनेरियो में जो उसका फादर है उसने इस घटना के 6 दिन बाद जो है घटना की रिपोर्ट दी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस फंक्शनिंग एज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो कहने की बात है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसको लीगल नॉलेज ना हो, ऐसा भी नहीं कर सकता कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इस बारे में वो चुपचाप बैठ गया हो। और 6 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करना अपने आप में ही रिपोर्ट की जो क्वालिटी है, जो उसकी जेन्युइननेस है, उस पर एक सस्पिक्शन जो है वो क्रिएट करता है। क्लियर है? तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था, जो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिसको डिफेंस ने जो है बार बार रेस किया। और ऐसे पॉइंट को आपको समझना चाहिए, अगर आप ऐसे पॉइंट रेस नहीं करोगे तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ पर डिफेंस बहुत क्लियर था। डिफेंस का पहला अटैक किया था कि जो कंसर्न डिकीज्ड है, शी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डॉक्टर से वो इलाज ले रही थी, उसका वेट लूज था, बीमार थी मानसिक रूप से, और एक दिन पहले तक भी हमने कंसल्ट किया डॉक्टर को, अगले दिन जो है वो मर गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो डी फैक्टो कंप्लेनेंट है ये खुद पढ़ा लिखा है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, और घटना के 6 दिन बाद जो है रिपोर्ट लिखा रहा, तो घटना की समय में जो रिपोर्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो हाईली सस्पेक्टेड है। अब हाईकोर्ट ने जो है पावर को एक्सरसाइज नहीं करा, और दूसरी बात है कि जो अदर अक्यूज है उनके संदर्भ में एक्सरसाइज कर लिया, तो दोनों ही एग्रीड हो गए इस केस में, अक्यूज नंबर 1 और कंप्लेनेंट। जो फैक्टम ऑफ सुसाइड है ये प्रूव नहीं है, ये भी जो है इनका एक महत्वपूर्ण आर्गूमेंट है। ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसको आपको समझना है, क्योंकि सुसाइडल डेथ जो है प्रूव होनी चाहिए इन केस ऑफ सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। क्लियर है? और जो स्टेटमेंट है साइकियाट्रिस्ट का, हु वॉज कंसल्टेड बोथ बाय अक्यूज्ड एंड द डिकीज, शोज़ दैट डिकीज वॉज नॉट कीपिंग अ गुड हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइकियाट्रिस्ट है इसके बयान भी जो है पुलिस ने लिए थे, और ये बयानों से मालूम पड़ा कि जो कंसर्न डिकीज है उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। और फर्दर एविडेंस भी ये शो करते कि जो मैरिटल टाई थी दोनों के बीच में वो ठीक नहीं थी, इवन दे वर नॉट इन द स्पीकिंग टर्म्स, कि इनकी सामान्य बोलचाल भी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डी फैक्टो कंप्लेनेंट है ये पुलिस का ऑफिशियल है, हैज़ नॉट गिवन अ कंप्लेंट प्रॉम्प्टली आफ्टर दैट, तो एफआईआर जो है इस मामले में प्रॉम्प्ट होनी चाहिए थी, जबकि प्रॉम्प्ट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री उसने क्रीमेशन करा, और उसके बाद इंसिडेंट की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो स्टेटमेंट है LW13 के हैज़ टू बी अंडरस्टूड ऑन द सेम अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस, और जो स्टेटमेंट है LW3 के हैज़ नो वैल्यू एंड सब्सटेंस। It is rather strange that de facto complainant and his family were not aware of any of the fact alleged till the said time, especially when the deceased and the accused were visiting them frequently and the occurrence took place in de facto complainant's house। ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जोड़ दे के चलो, क्योंकि अगर आपका भी ऐसा केस है तो ये लाइनें जो है काफ़ी काम आने वाली है आपके केस में, कि जो परिवादी है वो कहता है घटना की मुझे जानकारी नहीं है, और घटना की जानकारी जो है मुझे काफ़ी लंबे टाइम बाद हुई। तो ये स्टोरी जो उसे चौकआउट करी है ये अपने आप में ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगातार इनका फ्रिक्वेंट विजिट था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ टू बी नोटेड। और दूसरी बात है अकरेंस जो है परिवादी घर में हुआ है, ये भी पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है कि इसने गवाह जो है बनावटी क्रिएट करे हैं, ताकि जो देरी हुई है उसको ये माइटिगेट कर सके, और जो अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेज हैं वो परिवादी के फेवर में क्रिएट कर सके, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 306 आईपीसी को ट्रीट करना है तो देयर मस्ट बी सब्सटेंसिव एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड दैट द सुसाइड हैज़ बीन कमिटेड, और सुसाइड must be in nexus with the abetment, means it should be followed by the abetment। ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 107 ऑफ द आईपीसी की। तो कोर्ट ने कहा कि जो एलिमेंट है यहाँ पर उसमें महत्वपूर्ण एलिमेंट ये कि लड़की डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन का कारण जो है वो कॉर्पोरेट करा है साइकियाट्रिस्ट ने, और ये इटसेल्फ शो करता है कि बीमार है, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि उसने सेल्फ सुसाइड जो है कमिट कर लिया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इस पॉसिबिलिटी को अगर हम रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं एट द इंसेप्शन, तो वहाँ पर इस तरह की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना अपने आप में ही अब्यूजिव प्रोसेस होगा। कोर्ट ने कहा कि ऑल दो ट्रायल बिगन हो चुकी है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट इंक्लाइन टू डिसमिस, उसके बावजूद भी हमें पिटिशन डिसमिस नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल सर्टेनली टू बी प्रिजुडाइज टू द अपीलेंट राइट, अगर हम ट्रायल कंटिन्यू करते हैं तो जो अपीलेंट है उसके राइट्स डेफिनेटली जो है वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि कोई मटेरियली फाइल भी नहीं है कि जिसके आधार पर केस जो है चलाया जा सके। तो जो रीजनिंग है हाईकोर्ट की, इट इज़ नॉट वेल रीजन, तो कोर्ट ने जो अपीलेंट अक्यूज नंबर 1 की अपील थी उसको स्वीकार कर लिया, और जो परिवादी की अपील थी उसको जो है खारिज कर दिया, और इस तरह से एक बड़ी राहत जो है कोर्ट ने प्रदान करी हस्बैंड को। तो साथियों आज का वीडियो हमें 3 चीज़ जो है सिखाता है। सबसे पहली बात, अगर अबेटमेंट और सुसाइड का मैटर है तो सबसे पहली बात आप एफआईआर को पढ़ें, बयानों को पढ़ें, और उनसे निष्कर्ष निकालने का जो है प्रयास करें। अगर एम्बिग्यूटी दिखती है प्रथम दृष्टया लेवल पे तो मूव फॉर द क्वेश्चन, नंबर 1। दूसरी बात, सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अबेटमेंट। अगर अबेटमेंट ही प्रूव नहीं है, सुसाइडल डेथ ही प्रूव नहीं है, तो किसी भी रूप में सेक्शन 306 आईपीसी जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिपोर्ट में देरी क्यों है। अगर रिपोर्ट में देरी है और जो रिपोर्ट करता है वो बेसिक फाइबर ही जो है
है, नहीं बता पा रहा है और रिपोर्ट करता कनेक्टेड है विद द डिकीस्ट, और कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि मामूली कनेक्शन मीन्स बाय द वे ऑफ पैटर्निटी, मतलब उसका फादर है या उसका मदर है या ब्रदर है, पर जो बेसिक फाउंडेशनल फैक्ट है उसके बारे में स्पष्ट बयान नहीं दे रहा है, या घुमा फिरा के बयान दे रहा है, या ऐसे बयान दे रहा है जिस पर कॉन्फिडेंस रिपोज नहीं कर सकते, या ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन उसको प्रिज्यूम सही नहीं कर सकता। तो उस सिनेरियो में हमें वर्कआउट करना है, सारे पॉइंट्स को निकालना है, और निश्चित तौर पर अगर हम जाते हैं डिस्चार्ज में या क्वेश्चनिंग में और ये पॉइंट रखते हैं तो वहाँ सफलता मिलने की स्थिति हमको जरूर रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।